हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन ईडी क्लासेस। तो इस वीडियो में हम मॉडर्न हिस्ट्री को स्पेक्ट्रम से कवर करने वाले हैं। तो स्पेक्ट्रम में जो फर्स्ट चैप्टर है उसमें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के बारे में बताया गया है, जिसमें आपके राज्य के अभिलेख से लेके कला राष्ट्रवाद के प्रभाव तक के बारे में चर्चा की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास लेखन में भारत में यूरोपियों के आगमन के साथ न केवल उपागम, उपचार और तकनीक में ही परिवर्तन देखा गया है, बल्कि ऐतिहासिक साहित्य की मात्रा में भी प्रबल परिवर्तन का अनुभव किया गया है। शायद कोई भी अन्य कलावधि या देश 18वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी के दौरान ऐतिहासिक सामग्री की प्रचुरता पर भारत जैसे गर्वोक्ति नहीं कर सका है। आधुनिक भारत के इतिहास के निर्माण में राज्य की अभिलेखों, विभिन्न स्तरों पर सरकारी अभिकरणों के दस्तावेज को सर्वोच्च प्राथमिकता दिए जाने की आवश्यकता है। तो बात करें अगर राज्य की अभिलेख के बारे में, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के अभिलेखों ने 1600 से 1857 की कलावधि के दौरान व्यापार दशाओं का बहुत ही विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। ये सत्य है कि ब्रिटेन की वाणिज्य कंपनी ने हजारों मील दूर एक बड़े क्षेत्र पर अपनी राजनीतिक सर्वोच्चता स्थापित की, जिसके लिए एक प्रकार के प्रशासन की आवश्यकता थी जो कि पूरी तरह से कागजों पर था। प्रत्येक नीति लिखित में होती थी और प्रत्येक व्यवसाय और लेन देन, प्रेषण, परामर्श और कार्रवाई गुप्त पत्र और अन्य पत्राचार के माध्यम से होता था, जिसके कारण कल्पनातीत मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री में वृद्धि हुई थी। राज्य की अभिलेख निदेशक मंडल और बोर्ड ऑफ कंट्रोल से संबद्ध अभिलेखों के अतिरिक्त जिले से लेकर के सर्वोच्च सत्ता तक प्रशासन के सभी स्तरों को शामिल करते थे। जब ब्रिटिश महारानी यानी क्राउन ने भारतीय प्रशासन संभाला, तो इसने भी बड़ी मात्रा में विभिन्न तरीकों के राज्य के अभिलेख सुरक्षित रखे। इन अभिलेखों का परीक्षण करके हम चरणवार प्रत्येक मुख्य घटना और विकास को समझ सकते हैं और नीति निर्माताओं के मनोविज्ञान समेत निर्णयन की प्रक्रिया का अनुगम कर सकते हैं। ठीक है, एक एक लेख को हम पढ़ेंगे। तो इन अभिलेखों के अतिरिक्त अन्य यूरोपियन ईस्ट इंडिया कंपनी यानी पुर्तगाली, डच और फ्रांसीसी के अभिलेख भी 17 से 18वीं शताब्दियों के इतिहास पे सृजन के लिए उपयोगी हैं। प्राथमिक तौर पर ये आर्थिक इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, लेकिन राजनीतिक व्यवस्था के बारे में भी इनसे काफ़ी कुछ प्राप्त किया जा सकता है। काफ़ी कुछ जानकारी हमको मिली है। अगर अन्य स्रोत की बात करें तो कई सारे समकालीन और अंशतः समकालीन जैसे वृत्तांत, जीवन साहित्य और यात्रा वृत्तांत भी है, जिन्होंने हमें 18वीं से 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के इतिहास की रोचक और उपयोगी झलकी प्रदान की है। जैसे कि समाचार पत्रों और पत्रिकाओं ने 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अपनी उपस्थिति दर्ज की है। उन्होंने 19वीं से 20वीं शताब्दियों में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान की है। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के बारे में अपनी उपस्थिति तो दर्ज की ही है, साथ ही 19वीं और 20वीं शताब्दियों में भारतीय समाज के लगभग सभी पहलुओं पर भी बेहद मूल्यवान सूचना प्रदान की है। आधुनिक भारत के इतिहास के अन्य स्रोतों में मौखिक प्रमाण मिला है, सृजनात्मक साहित्य और पेंटिंग शामिल है। मौखिक स्रोतों की अपनी अब एक एक प्रमाण की हम अगर मौखिक प्रमाण की बात करें तो मौखिक स्रोत की अपनी सीमा होती थी। वे अन्य ऐतिहासिक सामग्री के पुष्टिकरण में और घटनाओं, व्यक्तियों और ऐतिहासिक घटनाक्रम को समझने में हमारी मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य विशेष रूप से स्वदेशी साहित्य के नए रूप जैसे कि उपन्यास, लघु कहानियाँ और कविताओं, जिनका विकास पश्चिम के प्रभाव में हुआ, ने समकालीन सामाजिक वास्तविकताओं का विविध प्रतिबिंब प्रदान किया है। पेंटिंग, चित्रकारी में नए पैटर्न जो कि औपनिवेशिक काल के दौरान दिखाई दिया, ने उस समय के जीवन को समझने में हमारी मदद की है। तो इस प्रकार इन स्रोतों में ऐतिहासिक अभिलेख और गैर अभिलेखबद्ध स्रोत शामिल हैं। पुरालेखीय सामग्री, जो कि पुरानी या ऐतिहासिक चीज, लिखे हुए चीज जिनका संग्रह किया जाता है, वो होता है पुरालेख। तो पुरालेखीय सामग्री इतिहास के अन्य भागों की भांति आधुनिक भारतीय इतिहास के लेखन में भी पुरालेखीय सामग्री का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रहा है। पुरालेखीय सामग्री ऐसे दस्तावेज है जिन्हें कोई संगठन, कोई लोक प्राधिकारी संस्था, व्यवसाय या परिवार अपने कार्यों के दौरान तैयार करता है और जिन्हें उसके बाद ऐतिहासिक अनुसंधान या भविष्य के कार्यों के नियोजन में संदर्भ के लिए उनके अधिकारियों और गतिविधियों के प्रमाण के तौर पर सुरक्षित रखा जाता है।
व्यापक तौर पर आधुनिक काल के लिए राजकीय अभिलेखों की 4 श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणी हैं राजकीय अभिलेखों की? केंद्र सरकार के पुरालेख हैं, राज्य सरकार के पुरालेख हैं, मध्यवर्ती और अधीनस्थ प्राधिकरणों के अभिलेख हैं और न्यायिक अभिलेख हैं। तो राजकीय अभिलेखों की जो चारों श्रेणियां हैं, चारों पुरालेख हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे एक एक करके। सारे पुरालेख में जानेंगे कि क्या क्या जानकारी हमको उससे मिलती है, क्या क्या सूचनाएं हमें इन अभिलेखों से प्राप्त हुई है। सबसे पहले बात करेंगे केंद्र सरकार के पुरालेख। नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय अभिलेखागार भारत सरकार के अधिकतर पुरालेखों को सहेजता है। ये संग्रह 18वीं शताब्दी के मध्य से अभी तक के आधुनिक भारत के सृजन हेतु अभिलेखों की अटूट श्रृंखला प्रदान करता है अभी वर्तमान समय तक। लोक विभाग के अभिलेखों 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से संवैधानिक परिवर्तनों, केंद्रीकृत राज्य व्यवस्था के उदय और कंपनी के प्रशासनिक व्यवस्था के विकास के अध्ययन हेतु विस्तृत शोध सामग्री प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 1857 के बाद प्रशासनिक और संवैधानिक विकास जैसे कि लोक सेवा का गठन, स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ, भारतीयकरण की समस्या और प्रांतों का प्रादेशिक पुनर्गठन, ये सारे बेशकीमती सामग्री भी इसी श्रृंखला में पाई जाती है। जेम्स रेनल ने 1767 में प्रथम सर्वेयर जनरल ऑफ बंगाल के रूप में नियुक्ति के साथ भारत के अनजान क्षेत्रों और इसके सीमा क्षेत्रों का वैज्ञानिक रूप से मानचित्रण शुरू किया। भारतीय सर्वेक्षण के अभिलेखों और सर्वेयरों के जर्नल्स एवं वृत्तांतों ने न केवल भौगोलिक अध्ययन के लिए बल्कि समकालीन सामाजिक आर्थिक दशाओं और अन्य महत्वपूर्ण ऐतिहासिक तथ्यों के अध्ययन के लिए भी मूल्यवान सूचना प्रदान की है। लोक, न्यायिक और विधायी विभागों की कार्यवाहियों ने औपनिवेशिक सरकार की सामाजिक और धार्मिक नीतियों के अध्ययन के लिए पर्याप्त प्रमाण प्रदान किए हैं। लोक, न्यायिक और विधायी विभागों ने रिफॉर्म कार्यालय के अभिलेख भारत में 1920 से 1920 से 1937 के दौरान संवैधानिक विकास के विश्लेषणात्मक अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी है। केंद्रीय पुरालेख के बाद बात करते हैं राज्य सरकारों के पुरालेख में हमें इस बात की जानकारी मिलती है। इन अभिलेख में भूतपूर्व ब्रिटिश भारतीय प्रांतों, भूतपूर्व राजस्व राज्य जिन्हें 1947 के बाद भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया और ब्रिटिश शासन के अतिरिक्त विदेशी प्रशासन से संबद्ध शोध सामग्री मिलती है। इसके अतिरिक्त उन भारतीय शक्तियों के अभिलेख जिन्हें ब्रिटिश शक्ति ने हथिया लिया और उनके क्षेत्र को ब्रिटिश क्षेत्र में मिला लिया, उसके बारे में भी आधुनिक भारतीय इतिहास के लिए महत्वपूर्ण शोध सामग्री है। इसके बाद न्यायिक अभिलेख में क्या प्राप्त हुआ है? तो न्यायिक अभिलेख जो है इसमें भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करते हैं। न्यायिक अभिलेख जो है ये न्यायिक प्रशासन के विकास का प्राथमिक प्रमाण प्रदान करता है। न्यायिक अभिलेख विभिन्न वर्गों के लोगों की सामाजिक आर्थिक दशा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारी प्रदान करते हैं। फोर्ट सेंट जॉर्ज में मेयर के कोर्ट का पुरालेख 1689 ईस्वी के प्रारंभ पर सबसे पहले उपलब्ध न्यायिक पुरालेख है। अब ये अभिलेख मद्रास अभिलेख कार्यालय में है। फोर्ट विलियम में मेयर कोर्ट के प्लासी पूर्व 1757 अभिलेख नष्ट हो गए प्रतीत होते हैं, लेकिन 1753 से 1773 के वर्षों के अभिलेख, 1774 से 1861 के वर्षों के अभिलेख बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख कक्ष में रखे गए हैं। कौन कौन से अभिलेख? 1753 से 1773 के अभिलेख, 1774 से 1867 के वर्षों के जो अभिलेख हैं वो बंगाल के सर्वोच्च न्यायालय कलकत्ता उच्च न्यायालय के अभिलेख में के कक्ष में रखे गए हैं। इस प्रकार 1728 में बॉम्बे में स्थापित मेयर कोर्ट के अभिलेख महाराष्ट्र सचिवालय रिकॉर्ड ऑफिस में उपलब्ध है, जहां पर बॉम्बे अभिलेख न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट के अभिलेख भी रखे गए हैं। ऐतिहासिक अनुसंधान के दृष्टिगत 3 प्रेसिडेंसियों के सदर कोर्ट, सदर दीवानी और फौजदारी अदालतें के न्यायिक अभिलेख बेहद उपयोगी हैं। इनसे संबंधित अभिलेख जो हैं उनको कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे उच्च न्यायालयों में सुरक्षित रखा गया है। कहाँ पे? बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास के उच्च न्यायालय में।
इसके बाद बात करें अगर प्रकाशित अभिलेख में, तो प्रकाशित अभिलेखीय सामग्री आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सूचना प्रदान करता है। संसदीय पत्र अत्यधिक महत्वपूर्ण पुरालेखीय प्रकाशन होते हैं, जिसमें कि क्राउन के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी और भारत सरकार के अभिलेखों से विपुल उद्धरण शामिल है। 1801 से 1907 के बीच जारी संसदीय पत्रों की सूची उपलब्ध है। राष्ट्रीय अभिलेखागार और विभिन्न राज्य अभिलेखागारों द्वारा जारी अभिलेख प्रकाशन आधुनिक भारतीय इतिहास के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी हैं। भारतीय और प्रांतीय विधानमंडलों की कार्यवाहियाँ, केंद्रीय और प्रांतीय सरकारों द्वारा प्रकाशित गजट और समय समय पर जारी विधियों एवं विनियमों का संग्रह भी ऐतिहासिक शोध के लिए बहुत ही उपयोगी सामग्री है। इसके बाद निजी उपलेख। निजी पुरालेख से हमें क्या जानकारी प्राप्त मिलती है? निजी अभिलेखों में व्यक्तियों और परिवारों से संबद्ध पत्र और दस्तावेज होते हैं, जिन्होंने आधुनिक भारत, व्यवसाय और औद्योगिक निगमों और राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक और सांस्कृतिक गतिविधियों को समर्पित संस्थाओं, समाजों और संगठनों के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। देश की शैक्षिक और सांस्कृतिक उन्नयन से संबद्ध समृद्ध सामग्री विश्वविद्यालयों और शैक्षिक संस्थानों के पुरालेखों में उपलब्ध है। बैंक, व्यापार घरानों और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अभिलेख आर्थिक परिवर्तन के अध्ययन के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उपयोगी साबित हुआ है। राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रसिद्ध और प्रमुख नेताओं के पत्र और नई दिल्ली स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम और लाइब्रेरी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जैसे संगठनों के अभिलेख भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के इतिहास के संवर्धन में अत्यधिक उपयोगी हैं। विदेशी संग्रहालयों की पुरालेख सामग्री भी है। विदेशी संग्रहालय में आधुनिक भारतीय इतिहास से संबंधित बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक सामग्री है, जैसे कि यूरोपियन संग्रहालय में भारतीय महत्व की पुरालेखीय एवं पांडुलिपि सामग्री व्यापक और विविध है। इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स, जिसमें कॉमनवेल्थ रिलेशंस ऑफिस लंदन में कई सारे महत्वपूर्ण पुरालेखीय समूह हैं जो कि हमारे देश में उपलब्ध नहीं है। ब्रिटिश में कई पुरालेखीय और पांडुलिपि संग्रहालय हैं, विशेष रूप से लंदन में ब्रिटिश संग्रहालय में ब्रिटिश वायसराय, राज्य सचिवों और अन्य उच्च स्तरीय सिविल एवं सैन्य अधिकारियों के पत्रों का संग्रह है, जिन्होंने भारत में कार्य किया है और जिनकी उपयोगिता को बमुश्किल ही आकलित किया गया है। चर्च मिशनरी सोसाइटी ऑफ लंदन जैसी मिशनरी सोसाइटी के पुरालेख विशेष महत्व के हैं, जिनके पुरालेख देश यानी भारत में शैक्षिक और सामाजिक विकास के बारे में समृद्ध सूचना लिए हुए हैं। भारत में फ्रांसीसी के इतिहास के बारे में अध्ययन करने के लिए आर्काइव्स नेशनल, पेरिस और फ्रेंच मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, कॉलोनीज एंड वार के पुरालेख समृद्ध स्रोत हैं और अत्यधिक उपयोगी भी हैं। रिसर्चिफ हेग में उपलब्ध डच ईस्ट इंडिया कंपनी की बड़ी मात्रा में अभिलेख भारत के डचों के वृहद इतिहास को लिखने के लिए पर्याप्त है। इन अभिलेखों को 17वीं और 18वीं शताब्दियों के भारत के आर्थिक इतिहास के प्राथमिक स्रोत के तौर पर भी प्रयोग किया जा सकता है। भारत में 1777 के बाद डच उपनिवेशों से संबंधित दानिश क्राउन और डच ईस्ट इंडिया कंपनी के रिक्सरकेविट, कोपेनहेगन में उपलब्ध अभिलेख ट्रैकोम्बर और सेरामपुर के बंदोबस्त के बारे में जानकारी का प्राथमिक स्रोत है। इसी प्रकार नेशनल आर्काइव्स ऑफ पुर्तगाल, लिस्बन में भारत में पुर्तगालियों से संबंधित मौलिक पत्रों का संग्रह है। भारतीयों द्वारा विदेशों में चलाई गई राष्ट्रवादी गतिविधियों के इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेश मामलों संबंधी कार्यालयों के पुरालेख बेशकीमती हैं। भारतीय द्वारा विदेशों में चलाई गई जो राष्ट्रवादी गतिविधियां हैं, उसके इतिहास के सृजन के लिए विभिन्न देशों के विदेश मामलों संबंधी कार्यालयों के पुरालेख बेशकीमती हैं। जैसे कि यूरोप में भारतीय क्रांतिकारियों के बारे में उपयोगी सूचना या जानकारी जर्मनी फॉरेन ऑफिस के अभिलेख में है, और संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय क्रांतिकारियों पर जानकारी अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट और जस्टिस डिपार्टमेंट के पुरालेख में उपलब्ध है। हालांकि आधुनिक भारतीय इतिहास के 1947 से पहले के बेहद महत्वपूर्ण और समृद्ध पुरालेख स्रोत अब पाकिस्तान में अवस्थित हैं।
इन अभिलेखों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण संग्रह लाहौर के वेस्ट पाकिस्तान रिकॉर्ड ऑफिस में है, जिसमें कि 1894 से पंजाब सरकार के अभिलेखों के अतिरिक्त 1804 से 1857 के दिल्ली रेजिडेंसी और विभिन्न राजनीतिक अभिकरणों के अभिलेख शामिल हैं, जिन्होंने समामेलन पूर्व पंजाब में कार्य किया था। पेशावर में स्थित अभिलेख कार्यालय में 1849 से 1900 में पेशावर के कमिश्नर के अभिलेख और 1901 से उत्तर पश्चिम सीमा के प्रांतों के अभिलेख उपलब्ध हैं। ये अभिलेख भारतीय उपमहाद्वीप के प्रादेशिक इतिहास के अध्ययन के लिए मूल्यवान है और भारत के अफगानिस्तान, ईरान और सीमावर्ती क्षेत्रों की जनजातियों के साथ संबंधों के बारे में भी उपयोगी सूचना प्रदान करते हैं। जीवनी साहित्य, संस्मरण एवं यात्रा वृत्तांत। जीवनी साहित्य, संस्मरण या यात्रा वृत्तांत जैसे समकालीन या अर्ध समकालीन दस्तावेज और प्रमाण भी उपलब्ध हैं, जो कि हमें 18वीं से 19वीं शताब्दियों के भारत के इतिहास की उपयोगी झलकी प्रदान करते हैं। व्यक्तिगत अभिलेखों का महत्व क्या है? कई यात्री, व्यापारी, मिशनरी एवं सिविल सर्वेंट जो इन शताब्दियों के दौरान भारत आए थे, उसने देश के विभिन्न हिस्सों पर अपने अनुभव और प्रभावों की छाप छोड़ी थी। इन वृत्तांतों ने आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन के लिए बेहद उपयोगी स्रोत का कार्य किया है। इन लेखकों के समूह में सर्वप्रथम मिशनरीज यानी ईसाई धर्म प्रचारक जो होते हैं, ये मिशनरीज आते थे। इन लेखकों के समूह में सबसे ज़्यादा मिशनरीज आते हैं, जिन्होंने स्थानीय निवासियों में सुसमाचार का प्रसार करने के लिए भारत में अधिकाधिक मिशनरीज भेजने के लिए और अपने संबद्ध समाजों को प्रोत्साहित करने हेतु लेखन किया। कुछ सिविल सर्वेंट्स ने भी इस सुसमाचार के यानी ईसाई धर्म प्रचार का दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व भी किया, जैसे कि सर जॉन शोर और चार्ल्स ग्रांट। दोनों ने ही बंगाल में लंबी सेवाएं प्रदान की ईसाई धर्म प्रचार के लिए, मिशनरीज के लिए, और उनकी गतिविधियों का पुरजोर समर्थन भी किया। यात्रा वृत्तांत। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के कुछ कर्मचारियों के यात्रा वृत्तांत भी बेहद मूल्यवान हैं। जॉर्ज फोस्टर के यात्रा वृत्तांत, जिन्होंने 1783 में बंगाल, लखनऊ, श्रीनगर, नादौन, कश्मीर की यात्रा की और काबुल, कैस्पियन सागर एवं सेंट पीटर्सबर्ग होते हुए इंग्लैंड वापस गए। उन्होंने उत्तरी भारत की राजनीतिक दशाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। बेंजामिन हेन ने 1814 में प्रकाशित सेवरल टूर्स थ्रू वेरियस पार्ट्स ऑफ द पेनिनसुला जर्नल ने उस समय के दौरान प्रायद्वीप के आर्थिक उत्पादों पर बेहतरीन जानकारी प्रदान की। 1831 में प्रकाशित जेम्स बर्नर्स की बुच की चिकित्सकीय स्थलाकृति पर टिप्पणी और विजिट टू द कोर्ट ऑफ सिंध के लेखन ने कक्ष के इतिहास पर जानकारी प्रदान की। अलेक्जेंडर बर्न्स का वृत्तांत ट्रेवल्स इनटू बोखारा, जो कि 1834 में तीन वॉल्यूम में प्रकाशित हुआ, भारत में काबुल की यात्रा का वर्णन करता है। इसमें भारत से काबुल की उसकी यात्रा का वर्णन है। इसमें इस यात्रा का राजनीतिक उद्देश्य ये पता लगाना था कि ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए सिंधु क्षेत्र किस प्रकार लाभदायक रहेगा। C.J.C. डेविडसन का 1843 में प्रकाशित डायरी ऑफ द ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स इन अपर इंडिया भी बेहद उपयोगी कार्य है। जॉन बटलर द्वारा असम प्रांत में 1855 में लिखा यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स राज्य की पहाड़ी जनजातियों की प्रथाओं, आदतों और समाज का वर्णन किया है। जॉन बाटलर की जो असम प्रांत में लिखा यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स एंड एडवेंचर्स राज्य की पहाड़ी जनजाति की प्रथाओं, आदतों और समाज का वर्णन है। W.H. स्लीमैन की जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, अवध की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं की प्रतिबिंबित करता है। W.H. स्लीमैन की जो बुक है जर्नी थ्रू द किंगडम ऑफ अवध, इसमें अवध की राजनीतिक और आर्थिक दशाओं के बारे में दिया गया है। अंग्रेजों के अतिरिक्त अन्य यूरोपीय देशों के यात्रियों ने भी रोचक वृत्तांत प्रस्तुत किया है। इस श्रेणी में विक्टर जेकमोंट, कैप्टन लियोपोल्ड वॉन आर्लिच, बरोन चार्ल्स यूगल, जॉन मार्टिन हॉनिगबर्जर, विलियम मुरक्राफ्ट एवं जॉर्ज ट्रेबेक ये भी प्रमुख रूप से शामिल हैं।
आगे बात करेंगे समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं। 19वीं और 20वीं शताब्दियों के समाचार पत्र और पत्रिकाओं अंग्रेजी के साथ साथ विभिन्न देशी भाषा में प्रकाशित ने आधुनिक भारतीय इतिहास के सृजन हेतु जानकारी के बेहद महत्वपूर्ण और प्रामाणिक स्रोत का निर्माण किया। कुछ समाचार पत्र 1780 के दशक से भी पूर्व प्रकाशित हुए थे। भारत में समाचार पत्र प्रकाशित करने का पहला प्रयास अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी के असंतुष्ट कर्मचारियों द्वारा किया गया था, जो कि निजी व्यापार के कुरीतियों को उद्घाटित करना चाहते थे। भारत में जेम्स ऑगस्टस हिकी ने 1780 में बंगाल गजट या कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर नामक पहला समाचार पत्र प्रकाशित किया था। किसने? जेम्स ऑगस्टस ने, बंगाल गजट। इसके बाद द कलकत्ता गजट 1784 में आई, द बंगाल जर्नल 1785 में, द ओरिएंटल मैगजीन ऑफ कलकत्ता या कलकत्ता अम्यूजमेंट 1785 में आई, द कलकत्ता क्रॉनिकल 1786 में, द मद्रास कुरियर 1788 में और द बॉम्बे हेराल्ड 1789 आई। ऐसे ही कई समाचार पत्र जो है वो प्रकाशित हुए, जिससे कि हमें उसके बारे में जानकारी मिलती है। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र भी रहे। प्रेस एक्ट 1835 की नरम नीति, जो कि 1857 तक जारी रहा, उसने देश में समाचार पत्रों के विकास को प्रोत्साहित किया है। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से कई प्रभावशाली समाचार पत्र प्रसिद्ध हुए थे और निडर पत्रकारों के नेतृत्व में सामने आए थे। कुछ महत्वपूर्ण समाचार पत्र थे जैसे कि जी सुब्रमण्यम अय्यर के संपादक में द हिंदू और स्वदेश मित्रन, बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में आई थी केसरी और महाराट्टा, सुंदरनाथ बनर्जी के तहत बंगाली, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के नेतृत्व में आई थी अमृत बाजार पत्रिका, गोपाल कृष्ण गोखले के तहत सुधारक, एन सेन का इंडियन मिरर, दादा भाई नौरोजी का था वॉइस ऑफ इंडिया, जीपी वर्मा का समाचार पत्र एडवोकेट, पंजाब में ट्रिब्यून एवं अखबार, बॉम्बे में इंदु प्रकाशन, ध्यान प्रकाश, कल एवं गुजराती, बंगाल में सोम प्रकाश बंग निवासी और सधारनी। तो ये रोचक तथ्य है कि 1885 में गठित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लगभग 1/3 संस्थापक जो थे वो पत्रकार थे। इसके बाद विदेशी प्रकाशन, भारतीय के बाद विदेशी प्रकाशन देखते हैं तो कुछ समाचार पत्र एवं पत्रिकाओं का प्रकाशन विदेश में भी हुआ था, जैसे कि श्यामजी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया सोशियोलॉजिस्ट का प्रकाशन किया, इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का। इसी प्रकार मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में वंदे मातरम और वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय ने बर्लिन से तलवार प्रकाशित किया। तो इस संदर्भ में 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक के दौरान सैन फ्रांसिस्को से गदर पत्र गदर पार्टी के मुख्य पत्र के तौर पर प्रकाशित किया गया और वैंकूवर से तारकनाथ दास का हिंदुस्तान प्रकाशित हुआ। इन सभी ने विदेशों में क्रांतिकारी और राष्ट्रवादी गतिविधि पर पर्याप्त प्रमाण और जानकारी प्रदान की। समाचार पत्रों का महत्व क्या था? समाचार पत्र जनमत का निर्माण करते हैं और उनके द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट का लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ता है। समाचार पत्र विभिन्न घटनाओं पर लोगों की भावना और दृष्टिकोण को आकार प्रदान करता है। समाचार पत्र आधुनिक भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोत रहे हैं। इससे ही हमें बहुत सारी जानकारियाँ मिली है। इससे इस तथ्य को से समझा जा सकता है कि जो 1870 के दशक से इन अखबार जैसे अंग्रेजी और देशी भाषाओं दोनों ने भारतीय औपनिवेशिक से वर्तमान समय तक जीवन के लगभग सभी पहलुओं को चित्रित किया है। 1920 के दशक से अखबारों ने गांधी के नेतृत्व में स्वतंत्रता हेतु राष्ट्रवादी संघर्ष के दौरान प्रमुख घटनाओं को सूक्ष्म तरीकों से विश्लेषित और शामिल किया है। हालांकि समाचार पत्रों को निष्पक्ष तौर पर नहीं देखा गया। इन्हें ऐसे लोगों द्वारा प्रकाशित किया गया जिनके अपने राजनीतिक विचार और वैश्विक मत थे, वो अपने ही बारे में छपवाते थे, जिससे कि लोगों में विद्रोह उत्पन्न हो, वो लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो, उनके समर्थन में उतरे। मौखिक प्रमाण, मौखिक इतिहास अभिलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास के सृजन को संदर्भित करता है। मौखिक प्रमाण मिले हैं जैसे कि व्यक्तिक संस्मरण। व्यक्तिक संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है।
मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहास के प्रति सशक्त नहीं हैं, वे इसे नकारते हैं क्योंकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता और कालक्रम का अभाव होता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं, इसीलिए वो उतना ज़्यादा उस पर सशक्त नहीं थे। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण है जैसा कि वे इतिहासकारों की अन्य स्रोतों से जुटाई गई जानकारी की पुष्टि करने में मदद करते हैं। सृजनात्मक साहित्य। आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के तौर पर सृजनात्मक साहित्य के संदर्भ में हम स्वयं को पश्चिम के प्रभावाधीन भारत में 19वीं और 20वीं शताब्दियों में विकसित अंग्रेज और देशी भाषा दोनों में नवीन साहित्यिक रूपों तक सीमित करेंगे। देशी भाषाओं में प्राचीन साहित्य पूरी तरह से पद रूप में है और ये साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान मौजूद था। सृजनात्मक साहित्य 18वीं और 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध के दौरान। इसके बाद नए साहित्य केंद्रों का विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में अंग्रेजी साहित्य के प्रभावाधीन भारतीय काव्य ने अपने नएपन को फिर से हासिल किया और ये छंद, गीतात्मक और चतुष्पद जैसे नवीन रूपों के साथ प्रयोग था। सबसे ऊपर नवीन सृजनात्मक भावना का मूल्य था जिसने काव्य के रूप में बदल डाला। मंच के अभ्युदय ने आधुनिक युग के सृजनात्मक साहित्य को एक नई दिशा प्रदान की। मंच की स्थापना ने शास्त्रीय संस्कृति, नाट्य और पश्चिम मंचन दोनों के प्रभाव में नाटक रूपी साहित्य की अत्यधिक उन्नति को आवेग प्रदान किया। इन सभी साहित्य विकास, नाट्य, शास्त्रीय, नृत्य, गीतात्मक, ये सारे जो हैं वो विकसित हुए। इन सभी साहित्य विकास और लेखन ने औपनिवेशिक समय के लोगों के जीवन पर प्रचुर जानकारी प्रदान की। वास्तव में भारतीय रोमांटिक काव्य स्वतंत्रता के भारतीय संघर्ष का मुखरित प्रतिनिधि था। इनमें से कुछ प्रमुख थे जैसे उर्दू के मोहम्मद इकबाल 1876 से 1938, हिंदी में निराला, बंगाली में काजी नजरुल इस्लाम 1899 से 1976 तक, मराठों में केशवसूत, मलयालम में जी शंकर कुरूप 1902 में, सुब्रमण्यम भारतीय 1882 से 1921, प्रसिद्ध तमिल राष्ट्रवादी कवि भी इसी काल से संबंधित थे। कुछ उपन्यास स्रोत के रूप में प्राप्त हुए हैं। इंडो यूरोपियन संपर्क का महत्वपूर्ण परिणाम उपन्यास था जो कि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में उदित हुआ था। उस समय के पहले और महत्वपूर्ण लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी जो कि प्रसिद्ध बंगाली उपन्यासकार थे। उनके उपन्यास अधिकतर ऐतिहासिक है और इनमें से आनंद मठ जो कि 1882 में आया, ये बेहद लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुआ। आनंद मठ विशेष रूप से इसके प्रभावशील राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के लिए। और इच्छाराम सूर्यराम देसाई मध्यकालीन गुजराती साहित्यिक इतिहास के बेहतरीन विद्वान थे। इच्छाराम सूर्यराम देसाई, इनका प्रथम उपन्यास हिंद आने ब्रिटानिका राजनीतिक अधिस्वर वाले शुरुआती उपन्यासों में से एक था। इनका था 1853 से 1912 इनका कार्यकाल था। और गिरिजा देवी और राम तीरथ थम्बाल जिन्होंने मोहनरा रजनी और दसी कलीन मोसा बलई उपन्यास लिखे ने इन्होंने उपन्यास को सामाजिक अनुभव का एक प्रभावी माध्यम बनाया। प्रेमचंद एक उपन्यासकार और उर्दू हिंदी के लघु कहानीकार थे जिन्होंने कल्पित साहित्यिक संसार में भारत को एक अलग स्थान दिलाया। प्रेमचंद ने उपन्यास का प्रयोग सामाजिक परिवर्तन के रूप में किया और उनके उपन्यासों ने भारतीय ग्रामीण समाज के आयामों की समझ और गहरी सामाजिक चिंताओं को प्रतिबिंबित किया। उनके लेखन में रंगभूमि, गोदान, सेवा सदन, प्रेमाश्रम जैसे प्रमुख उपन्यास और कफन, पूस की रात, शतरंज के खिलाड़ी इत्यादि लघु कहानियां शामिल हैं। ग्रामीण जीवन को उद्घाटित करने की उपन्यास की परंपरा को फणीश्वर नाथ रेणु के हिंदी उपन्यास मैला अंचल ने आगे बढ़ाया। इस दिशा में विभूति भूषण बंदोपाध्याय ने पाथेर पंचाली, ओडिशा में मोहंती प्रजा, गुजरात में पन्नालाल पटेल का मेकलजीत, मराठी में भालचंद्र नमाडे का कोसला प्रमुख है। मुल्कराज आनंद और राजा राव जैसे एंग्लो इंडियन लेखकों ने भी उपन्यास, जैसे कि इनका उपन्यास अनटचेबल और कंथापुरा ने सामाजिक और राजनीतिक कोलाहल और संक्रमण को दर्शाया। आर.के. नारायण की स्वामी एंड फ्रेंडर्स भारत के अद्भुत लघु रूप को प्रस्तुत कराती है। लघु कहानियाँ। लघु कहानी के लेखक में रविन्द्रनाथ टैगोर एक प्रसिद्ध लेखक के रूप में उदित हुए। उनकी कहानियाँ जिसमें पोस्टमास्टर, काबुली वाला, ये सारे जो हैं दोनों शामिल हैं।
ग्रामीण भारत के प्रामाणिक अनुभव के रूप में ये सामने आई। प्रेमचंद की वास्तविक कहानियों ने समाज और लोगों के व्यवहार को दृढ़ पर प्रस्तुत किया। ऐसे कई अन्य लघु कहानी लेखक हुए जिन्होंने औपनिवेशिक भारत की समकालिक सामाजिक वास्तविकता को प्रतिबिंबित किया। चित्रकला, इसके बाद बात करेंगे चित्रकला की। तो औपनिवेशिक काल के दौरान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इन्हें आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। स्रोत के रूप में कौन कौन से चित्रकला मिली है? तो ऐसे ही एक चित्रकला विद्यालय था कंपनी चित्रकला। कंपनी पेंटिंग शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियन के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार का भारतीय चित्रकारी के लिए प्रयोग किया गया, जो कि बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा और संसद से प्रभावित थी। कंपनी की चित्रकला का विकास कैसे हुआ? तो कंपनी की चित्रकला ये ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के चलते मुगल और राजपूत लघु चित्रकला का पतन हो गया। भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण के ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया। इन्होंने ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया, जो कि वापसी पर यानी इंग्लैंड आने पर एक निशानी ले जाना चाहते थे। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को विभाजित कर लिया। 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार जो है पटना आ गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बनाया गया, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को विभाजित कर लिया। कंपनी स्कूल की चित्रकारी शैली पटना स्कूल के तौर पर भी जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकारी केंद्र वाराणसी, एक प्रमुख हिंदू तीर्थ स्थल, और मद्रास, जहां पे 1798 से 1804 लॉर्ड क्लाइव रहे थे। ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल और सब्जियां बेचने जैसे दैनंदिनी जीवन के चित्रों को सहेजना चाहते थे। चित्रकारी दिखाती है कि 1850 के बाजार आज के भारत में खाद्य बाजारों के समान थे। धर्म, जाति और व्यवसाय भी बेहद लोकप्रिय विषय थे, विशेष रूप से दक्षिण भारत में। कंपनी स्कूल के चित्रकारों ने गहरे भारतीय अपारदर्शी रंगों की जगह पानी वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू कर दिया। भारतीय लघु चित्रकला में परंपरागत रूप से प्रयुक्त चमकीले रंगों की जगह पे हल्के नीले, हरे और भूरे रंगों का प्रयोग होने लगा। कंपनी चित्रकारी को भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। 1857 के विद्रोह की चित्रकारी कैसी है? पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर, कार्टून और बाजार प्रिंट के रूप में भारतीयों और ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा 1857 के विद्रोह की चित्रित तस्वीरें एक महत्वपूर्ण अभिलेख हैं। विद्रोह की पेंटिंग्स इस प्रमुख घटना पर अंग्रेजों और भारतीयों के विश्व मत को समझने और व्याख्या करने में इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण है। कालीघाट चित्रकला। कालीघाट चित्रकला जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुई थी, ने न केवल पौराणिक चरित्रों की और आकृतियों को उकेरा, बल्कि अपने दैनंदिन जीवन में संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। साधारण जन के जीवन की तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन के परिवर्तनों को चित्रित किया है। इन चित्रकलाओं ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की है। कला स्कूल। 1857 के थोड़े समय बाद बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में कला स्कूल खोले गए थे। इनमें शिक्षण पद्धति और पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित होता था। भारतीय विद्यार्थियों ने ऑयल रंगों को कैनवास पर, वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने जैसी नवीन कला सामग्री को समझा था। किसको समझा था? ऑयल रंगों को कैनवास पर, वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग करने से। भारत में अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग की विचारधारा और दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। कला पर राष्ट्रवाद का प्रभाव क्या पड़ा?
19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजित नए प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवादी और देशभक्ति थी। इस नवीन कला आंदोलन ने अपनी शुरुआती अभिप्रेरणा उदयीमान राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस नवीन कला रूप के प्रतिनिधि थे। अवनींद्रनाथ टैगोर, ई.बी. हॉबेल और आनंद केंटिश कुमारास्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूल के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वैसे तो इस नवीन कला रूप की चित्रकारी ने शुरुआती रूप में भारतीय प्रणाली विज्ञान और सांस्कृतिक विरासत की विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित किया था। ये भारत में आधुनिक कला आंदोलन के अध्ययन और कला इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत था। सारांश देख लें तो आधुनिक भारतीय इतिहास के स्रोत हैं जो कि हमने अभी तक शुरू से पढ़ा। पुरालेखीय सामग्री है, पुरालेख लोग और निजी आधुनिक भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु अत्यधिक मूल्यवान स्रोत सामग्री का निर्माण करते हैं। भारत सरकार के पुरालेख अधिकतर नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया नई दिल्ली में सुरक्षित थे। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय तक के राजकीय अभिलेखों को प्रदान करते हैं। 18वीं शताब्दी के मध्य से वर्तमान समय के राजकीय अभिलेख को प्रदान करते हैं। 3 प्रेसिडेंसी बंगाल, मद्रास और बॉम्बे के पुरालेख विशेष रूप से बेहद उपयोगी हैं। न्यायिक अभिलेख अत्यधिक मूल्यवान होते हैं, जैसा कि ये न्यायिक न्यायालयों के पुरालेखों का संग्रह करते हैं, जिसने कि भारत में न्यायिक प्रशासन के विकास के अध्ययन हेतु प्राथमिक स्रोत के तौर पर सेवा प्रदान की है। निजी पुरालेखों में व्यक्तियों और परिवारों के पत्र और दस्तावेज होते हैं जिन्होंने आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विदेशी संग्रहालयों की पुरालेखीय सामग्री ने आधुनिक भारत के इतिहास के सृजन हेतु उपयोगी, विविध और व्यापक अभिलेख मुहैया कराए हैं। 1947 के पूर्व से संबद्ध कुछ महत्वपूर्ण पुरालेख लाहौर के रिकॉर्ड ऑफिस पाकिस्तान में उपलब्ध हैं। जीवन साहित्य एवं संस्मरण 18वीं एवं 19वीं शताब्दियों के दौरान यात्रियों, व्यापारियों, मिशनरियों और लोक सेवकों के वृत्तांतों ने समकालीन अवधि पर रोचक अंतर्दृष्टि और उपयोगी सूचना प्रदान की है। अब समाचार पत्र और पत्रिकाएं में क्या था? 1780 के दशक में औपनिवेशिक समयावधि के दौरान आवर्तित समाचार पत्र और पत्रिकाओं ने तत्कालीन समाज के सभी पहलुओं पर व्यापक जानकारी प्रदान की। इंडियन सोशलिस्ट लंदन, वंदे मातरम पेरिस, तलवार बर्लिन और गदर सैन फ्रांसिस्को जैसे कुछ पत्र विदेशों से प्रकाशित हुए। मौखिक प्रमाण में हमने क्या पढ़ा? मौखिक प्रमाण और आंकड़ों ने इतिहासकारों और लेखकों को उनके विषय की सीमाओं को व्यापक करने में मदद की है। यद्यपि इन मौखिक स्रोतों में प्रामाणिकता का अभाव प्रतीत होता है और इनका कालक्रम अस्पष्ट है। सृजनात्मक साहित्य साहित्य के नए रूप जो कि पश्चिमी साहित्य के प्रभावाधीन औपनिवेशिक काल के दौरान उदित हुआ ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंबित किया है। लघु कहानियों के विभिन्न लेखकों ने औपनिवेशिक काल के विभिन्न पहलुओं को प्रकट किया है। चित्रकला में हमने क्या जानकारी लिया है? औपनिवेशिक काल के दौरान कंपनी ऑफ पेंटिंग्स चित्रकला का महत्वपूर्ण संस्थान था जिसने समकालीन समय के दृश्य चित्रों को प्रदान किया। 1857 के महान विद्रोह की कुछ यूरोपियन चित्रकारी भी बेहद महत्वपूर्ण है। 1857 के बाद चित्रकला के क्षेत्र में कई नवीन विकास हुए हैं और भारतीय कला में नवीन प्रवृत्ति का विकास 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में हुआ था, जो कि उनकी विशेषताओं में राष्ट्रवादी और देशभक्ति था। अवनींद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में बंगाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स ने भारतीय पौराणिक कथा और सांस्कृतिक विरासत जैसे विषय पर भी ध्यान दिया है। तो ये फर्स्ट चैप्टर स्पेक्ट्रम से हमने आधुनिक भारत के इतिहास को कवर कर रखा है। इसके बाद हम आगे के चैप्टर में आगे के वीडियो में मिलेंगे।